हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों की चर्चा करेंगे। एक जो वैचारिक संघर्ष था जिसको हम शीत युद्ध बता रहे थे, या हमने ये कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उसके विकास का एक प्रमुख बिंदु था शीत युद्ध। आज शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, शीत युद्ध की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके कारणों की चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध ने दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी और वो शिकायतें जो थी वो शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बनी। पहला कारण था ऐतिहासिक कारण, जैसे मैंने पूर्व में चर्चा की थी पिछले लेक्चर में कि 1917 ईस्वी में जब बोल्शेविक क्रांति हुई तो बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हुई थी, जिसे पश्चिमी यूरोप के देश जो थे वो स्वीकार नहीं कर पाए थे। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 ईस्वी में संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसकी बात मैंने कही थी। तो ये कह सकते हैं कि जो अतीत काल में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में जो साम्यवाद स्थापित हुआ उसको विश्व पचा नहीं पाया, खासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रिटेन तो उस समय महाशक्ति हुआ करता था और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में महाशक्ति बना था। अमेरिका ने 1933 में उसको एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और ब्रिटेन ने 1924 ईस्वी में उसको एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। और यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब दुनिया के पटल पर कोई राष्ट्र नवोदित राष्ट्र के रूप में उदित होता है तो यह जरूरी होता है कि दुनिया के राष्ट्र उसे किस रूप में स्वीकार करें, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में। तो ऐतिहासिक कारण। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, मैंने आपको अपने पूर्व लेक्चर में कहा था कि जब नाजी सेनाएं सोवियत संघ को नुकसान पहुंचा रही थी तो जो सोवियत संघ था वो चाहता था कि नाजी सेनाओं के खिलाफ मित्र राष्ट्र जो थे वो दूसरा मोर्चा खोले ताकि नाजी सेनाओं का दबाव जो है वो सोवियत सेनाओं के ऊपर कम हो सके। लेकिन नाजी सेनाओं के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश और अमेरिका जैसा देश जो था वो सोवियत संघ को पूरी तरह से तहस नहस करवाना चाहता था। इस चीज को स्टालिन अच्छी तरह से समझ गया कि मित्र राष्ट्र ये चाहते हैं कि नाजी सेनाएं सोवियत संघ को नष्ट कर दे। तो एक दुर्भावना जो थी, उसकी भनक जो थी वो सोवियत संघ को लग गई और ये शीत युद्ध का कारण बना। इसके बाद तीसरा कारण, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। सोवियत संघ का उद्देश्य क्या था? विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना, और पश्चिमी यूरोप के देशों का या अमेरिका का जो उद्देश्य था वो साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। तो युद्धोत्तर उद्देश्यों में जो डिफरेंस था और दोनों के उद्देश्य जो थे, युद्धोत्तर उद्देश्य वो एक दूसरे के विपरीत थे, जिसके कारण से शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। फिर देखिए अगली बात, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा डिटेल में हमको कि याल्टा सम्मेलन और याल्टा समझौता क्या है। याल्टा सम्मेलन 1945 ईस्वी में, लिख लीजिए आप, याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच में हुआ। किस किस के बीच में? रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच में हुआ। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर, मतलब ना तो लुब्निन शासन और ना लंदन शासन, पोलैंड में निष्पक्ष शासन स्थापित होगा। पोलैंड में किसी का भी प्रभाव नहीं होगा, स्वतंत्र सरकार स्थापित होगी जो साम्यवाद के प्रभाव से और पूंजीवाद के प्रभाव से परे होगी। लेकिन याल्टा सम्मेलन का उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ ने पोलैंड में अपनी पसंद की सरकार स्थापित करा दी और वहां पर जो साम्यवादी थे उनको अपनी तरफ से पूरी सहायता दी। फिर देखिए आगे, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों और याल्टा व पोस्टडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार किया और वहां पर सोवियत संघ समर्थक सरकारें बना ली। कौन कौन से और देश थे पोलैंड के अलावा? हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया। याल्टा सम्मेलन और याल्टा समझौता और पोस्टडाम संधियों द्वारा तो ये कहा गया था कि यहाँ पर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों का सोवियत संघ सहयोग करेगा, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना करने की बजाय वहां पर साम्यवादी सरकारें किसने बनवा दी? सोवियत संघ ने। और पोलैंड के अलावा कौन से देश थे? लिख लीजिए, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया। और याल्टा सम्मेलन किन के बीच में हुआ? याल्टा समझौता किन के बीच में हुआ? रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच में। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा, सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति संदेह को बढ़ाया। जापान
ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो शुरू करवाया था और अमेरिका को भी युद्ध में शामिल करवा लिया था। तो जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ने की उनकी अनिच्छा ने पश्चिमी देशों को उनकी जो दुर्भावना थी उसके बारे में बता दिया और जो संदेह था वो और भी ज्यादा बढ़ गया और युद्ध या शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक जो था वो सिद्ध हुआ। याल्टा समझौतों के विरुद्ध की गई सोवियत कार्रवाइयों से पश्चिमी राष्ट्रों के मन में सोवियत संघ के प्रति खटास और संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक हो गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत पसंद की सरकारें बन गई। मित्र राष्ट्रों को उसे सहयोग करना था लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इधर हमने ये भी देखा कि जापान के विरुद्ध उसकी अनिच्छा थी युद्ध लड़ने की, जिसने पश्चिमी देशों को यह दिखा दिया कि सोवियत संघ जो था वो पश्चिमी यूरोप के देशों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो ये जो संदेह था उस संदेह ने शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक को जन्म दिया। फिर देखिए सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार किया था। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार किया था और यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया और रोमानिया पर प्रभाव माना जाएगा। बल्गारिया रोमानिया पर सोवियत संघ का प्रभाव माना जाएगा पूर्वी यूरोप में, लेकिन यूनान में ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार किया जाएगा। लेकिन हंगरी और यूगोस्लावाकिया में दोनों का प्रभाव बराबर माना जाएगा। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने यहाँ साम्यवादी सरकारों की स्थापना करवा दी। मतलब 1944 में चर्चिल के साथ पूर्वी यूरोप के विभाजन का सुझाव जो था वो स्वीकार किया गया था और कहा गया था कि बल्गारिया और रोमानिया में तो प्रभाव किसका होगा, सोवियत संघ का। यूनान में किसका प्रभाव होगा, ब्रिटेन का। और हंगरी और यूगोस्लावाकिया में दोनों शक्तियों का बराबर प्रभाव होगा। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ ने क्या किया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लावाकिया और यूनान में अपना प्रभाव स्थापित करने की चेष्टा की और वो सफल भी हुआ। तो बाल्कन समझौता, याल्टा समझौता, इन सब की सोवियत संघ ने उपेक्षा की, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के देशों के मन में साम्यवादियों के प्रति संदेह जो था वो पनपा और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार किया। सोवियत संघ ने कहाँ अधिकार किया, ब्रिटेन के सहयोग से या उसकी सहमति से उत्तरी ईरान पर। युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना दक्षिणी ईरान से हट गई, तो उत्तरी ईरान से सोवियत संघ को अपनी सेनाओं को हटा लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से उत्तरी ईरान पर से सोवियत संघ की सेनाओं को बाद में हटाया गया। उत्तरी ईरान पर ब्रिटेन के सहयोग से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने, और दक्षिणी ईरान पर आंग्ल और अमेरिकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो दक्षिणी ईरान से तो आंग्ल अमेरिकी सेनाएं हट गई, लेकिन उत्तरी ईरान पर से सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं जब नहीं हटाई तो सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1944 में चर्चिल के साथ में पूर्वी यूरोप के विभाजन के जो सुझाव को स्वीकार किया गया था उसके संबंध में 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के आधिपत्य में चला गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त कर लिए। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के द्वारा यूनान को सहायता दी गई। मतलब यूनान पर पूर्वी यूरोप के विभाजन की जो योजना बनाई गई थी ट्रूमैन के द्वारा, जिसे सोवियत संघ ने भी स्वीकार किया था, यूनान के ऊपर अब ब्रिटेन अपना आधिपत्य बनाए रखने में असफल हो रहा था क्योंकि वो शक्ति की दृष्टि से कमजोर हो गया था। तो जैसे ही ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य वहां से छोड़ा तो शक्ति शून्यता की स्थिति को भरने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया, साम्यवाद का वहां पर प्रचार किया और पुरातन पंथी जो राजतंत्री शासन था उसको उखाड़ फेंकने के लिए उसने जो दूसरे साम्यवादी देश थे उनके सहयोग से वहां पर यूनान में साम्यवादी सरकार स्थापित करने की चेष्टा की, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत आया। ट्रूमैन सिद्धांत में यूनान, टर्की और ईरान को अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी, सैनिक सहायता दी। तो यूनान क्या बन गया, दोनों महाशक्तियों के बीच में संघर्ष का कारण बन गया और शीत युद्ध के लिए एक कारण उत्पन्न हुआ। फिर देखिए टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और वास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डाला, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा।
तो टर्की, यूनान, टर्की और ईरान, इसके संबंध में अमेरिका ने कौन सी योजना शुरू की? ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, ये दोनों योजनाएं शुरू की ताकि यूनान, टर्की और ईरान सोवियत संघ के प्रभाव में नहीं जाए, इसलिए उनको सैनिक और आर्थिक सहायता दी गई। तो टर्की का जो मामला था, यूनान का जो मामला था, उन मामलों ने दुनिया को किस ओर धकेला? शीत युद्ध की ओर धकेला। फिर अणुबम का आविष्कार, अणुबम के आविष्कार से अमेरिका ने ब्रिटेन को तो अवगत कराया, लेकिन सोवियत संघ को अवगत नहीं कराया। अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत संघ क्या बने? परमाणु शक्ति संपन्न बने, इसलिए उसने उस आविष्कार और उसकी जानकारियों से सोवियत संघ को अवगत नहीं कराया, जिसके कारण से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव और भी बढ़ गया। फिर देखिए, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के विरोध में प्रचार और पश्चिमी यूरोप के द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध जो प्रचार किया गया, उससे भी शीत युद्ध को हवा मिली। जैसे मैंने आपको कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो गुट बन गए, पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट, या दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष हुआ, या दो सैनिक गुटों के बीच में संघर्ष हुआ, और दोनों सैनिक गुट, दोनों गुट, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने लगी और दुनिया को अपने पक्ष में करने का प्रयास करने लगी, और शीत युद्ध के कारण ही गुट निरपेक्षता की अवधारणा का जन्म हुआ। तो ये जो एक दूसरे के प्रति जो राजनीतिक अविश्वास था, जो वैमनस्य था, जो संदेह था, उसने दुनिया को शीत युद्ध की ओर धकेलना शुरू कर दिया। इसके बाद बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी की गई, जिससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बताया। बर्लिन की जो नाकेबंदी की, उसको पश्चिमी देशों ने अपने विरुद्ध एक घातक कार्रवाई बताया और सुरक्षा परिषद में वो गए और बर्लिन की नाकेबंदी को समाप्त करने का प्रयास करवाया। तो सोवियत संघ निरंतर पश्चिमी यूरोप के देशों के विरुद्ध कार्रवाइयां करता रहा और पश्चिमी यूरोप के देश निरंतर पूर्वी यूरोप के देशों के विरुद्ध कार्रवाइयां करते रहे, जिससे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए एक वातावरण जो था वो तैयार होने लगा। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया जाना, सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डाली, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग मानता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस दुरुपयोग से पश्चिमी राष्ट्रों की मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करना चाहता है। मतलब सोवियत संघ ने वीटो का गलत प्रयोग किया, जिसके कारण से पश्चिमी राष्ट्रों को यह मैसेज गया कि अमेरिका, जो सोवियत संघ है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि वैश्विक शांति स्थापित करने वाली संस्था थी, उसकी कार्यवाहियों में वो बाधा डालना चाहता है और वो इस संस्था को समाप्त करना चाहता है। सोवियत संघ के मन में एक धारणा थी कि यह तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग है, इसलिए वो उसके हित के लिए ही कार्य करेगा, इसलिए इस संस्था का न होना ही ठीक है। इसलिए वो वीटो का प्रयोग बार बार प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डालता रहा। इसने भी एक अविश्वास पैदा किया, जिसके कारण से शीत युद्ध को और भी हवा मिली। फिर सोवियत संघ की फिर उसके बाद में है शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष। ये दो चीजें हैं, शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष। हित संघर्ष का मतलब है कि सोवियत संघ अपने हितों के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों से टकराने लगा, और शक्ति संघर्ष का मतलब यह है कि दुनिया के दो महाशक्तियों के बीच में अब अलग अलग जो क्षेत्र थे दुनिया के, वो शक्ति की प्रतिस्पर्धा के केंद्र बन गए। जैसे कोरिया संघर्ष हो गया, हिंद चीन हो गया, है ना, और इसके अलावा कांगो का एकीकरण हो गया, या फिर हम ये कहें कि ना, ये जो अफगानिस्तान जो संकट था, अरब इजराइल जो संघर्ष था, ये जो क्षेत्र थे दुनिया के, वो दो महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा के बिंदु बन गए, और इसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध निरंतर आगे बढ़ता चला गया। तो ये शीत युद्ध के कुछ कारण थे, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की और ये बताने का प्रयास किया कि शीत युद्ध के जन्म के कौन कौन से कारण थे।